आखिर कब तक पढ़ता रहेगा? कब तक हम तेरा खर्चा उठाते रहेंगे? उधर देख, पड़ोसी का लड़का इंस्पेक्टर बन गया, तू कब सिलेक्शन लेगा? तेरी उम्र निकलती जा रही है। अगर आप घर वालों के दबाव, समाज के दबाव, रिश्तेदारों के दबाव से जूझ रहे हो, तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो केवल आपके लिए है और आपके गाइडेंस के लिए है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसमें कई सालों से, जो 2-3 साल से बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे, वो कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें और कैसे मेरे प्यारे भाई आगे के अपने जीवन को आसान बनाएं और कैसे सिलेक्शन लें। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। सरकारी परीक्षा की तैयारी में परिवार का दबाव, ओवर थिंकिंग, लगातार एग्जाम में फेलियर की वजह से होने वाला स्ट्रेस बच्चों को बहुत परेशान करता है। कैसे हम उससे छुटकारा पाएं, आज जानने वाले हैं। देखिए भाई, हर आदमी की जो ना जर्नी अलग अलग होती है। कोई आदमी 21 साल की उम्र में कामयाब हो जाता है, कुछ 30-30, 35-35 साल तक लगा रहता है ना। हर किसी को सफलता का समय अलग अलग लगता है। यह बात गलत है कि कोई आदमी जीवन भर संघर्ष में रहा और कोई अपने फर्स्ट फेज में ही, अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही प्यारे दोस्तों संघर्ष के कामयाब हो गया। यह गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जीवन भर संघर्ष में रहे और कोई 21-22 साल की एज से ही कामयाब होकर मौज लेना शुरू कर दे। ठीक है बच्चे, ये बात गलत है, ये पीड़ादायी है। उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताना चाहता हूं। आप इस स्लाइड में हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट देख रहे हैं। ये लड़के सब 21-22 साल की रेंज वाले हैं। ये लड़का 21-22 साल की एज में, तो बहुत ही कम एज में सिलेक्ट बना। ये भी बहुत ही यंग है, ये भी बहुत ही यंग है। देख रहे हैं, सब चेहरे से भी बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, 21-22-23 साल की एज के लड़के। वहीं इनके बीच में एक चेहरा ऐसा भी है जो 34 साल की एज में जीएसटी इंस्पेक्टर बना। लगभग इनसे एवरेज 12 साल ज्यादा उम्र में। पहले लोको पायलट थे, फिर उसके बाद जो है कुछ कारण की वजह से उन्होंने दोबारा प्रिपरेशन की, फिर जीएसटी इंस्पेक्टर बने। यही नहीं भाई, इन सबसे कहीं ज्यादा क्वालिफाइड मैं आपको अपने एक स्टूडेंट दिखाता हूं जो आईआईटी से हैं, नमन, ऑल इंडिया रैंक 58, हैदराबाद। ये आईआईटी से हैं और इन्होंने आईआईटी की भी तैयारी करी, फिर वहां पे भी बीटेक। आईआईटी ने तो आईक्यू अच्छा ही होगा। उसके बाद काफी वर्षों तक यूपीएससी की तैयारी में उलझे रहे, सफलता हाथ नहीं लगी और आखिर में सीजीएल का अटेम्प्ट दिया। दूसरे अटेम्प्ट में इनको सफलता मिली और अभी एसओ ने इनको भी लगभग 30 वर्ष की एज में जाके सफलता मिली। जबकि ये ऑलरेडी 21-22 साल के इन लड़कों से कहीं ज्यादा क्वालिफाइड हैं, ठीक है, एकेडमिकली। तो हर किसी के संघर्ष की स्टोरी अलग अलग है, सबको सफलता के लिए अलग अलग समय लगता है। लेकिन फिर भी जो बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं कि सर कुछ कई साल हो गए तैयारी करते हो, कुछ हो नहीं पा रहा, कैसे करें? तो मैं बताऊं मेरे भाई, आपको भी वही रिसोर्स मिले हैं, आप भी उन्हीं टीचर से पढ़ रहे हो, आपको भी वही किताब, वही कंटेंट, वही यूट्यूब, माँ बाप भी वही आपको सुविधा दे रहे हैं, आपको भी वही मौका मिला है जो बाकी उन बच्चों को मिला था जो कम एज में सिलेक्ट हो गए। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती भी है, पूर्णतः आपकी गलती नहीं है। मानता हूं इंसान का लक, भाग्य, नसीब भी एक चीज होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन हमें पॉजिटिव सोचना है। ध्यान सुनिएगा, सरकारी नौकरी की तैयारी केवल पढ़ाई करना है ही नहीं, पहले तो आप ये समझो। जो बच्चे नए भी आ रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं, बहुत कम बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है सक्सेस हो पाते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, भारत में सरकारी नौकरी में सिलेक्ट होने वाले बच्चे कम से कम 3 से 4 साल खपाते हैं। 3 से 4 साल एवरेज एज निकाली जाए तो यही आएगी बच्चों। 1-2 साल बाद ही असली पढ़ाई किताबों से होती नहीं है, बल्कि एक लंबी मानसिक यात्रा बन जाती है। 1-2 साल के बाद, पहले तो स्टार्टिंग में केवल किताब से लड़ाई है, उसके बाद एग्जाम का प्रेशर, ओवर थिंकिंग, यार नहीं निकल रहा, मेंस में बार बार अटक जा रहे हैं, और फैमिली प्रेशर, यहां से दबाव शुरू होता है। स्टार्टिंग में नई शुरुआत, नया जोश, नया उम्मीद है ना, नई जर्नी लग रही है कि चलो स्कूल कॉलेज के बाद भी मौज करने के लिए कुछ मिला। लेकिन 1-2 साल बाद उलझन और भारी बोझ से आप पीड़ित होने लगते हो। पहले मैं आपको समस्याएं बता रहा हूं कि ये समस्याएं आती हैं। शुरुआत में मोटिवेशन हाई है, हम भी पढ़ाते हैं जब बैच शुरू होता है, लाइव बैच, स्टार्टिंग में बच्चा 20-20 हजार कमेंट फेंक रहा है एक मिनट में। उसके बाद 3-4-5 महीने बाद वो सब क्या होने लगता है, बच्चों का मोटिवेशन डाउन, और बहुत ही कम बच्चे बैच के एंड तक पहुंच पाते हैं। ये फैक्ट है, बीच में ही डेड हो जाते हैं। शुरुआत में मजबूत आत्मविश्वास है, उसके बाद जहां ही 2-3 साल बीते, लगातार असफलताएं और घटता हुआ आत्मविश्वास, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है बच्चे का। फिर सबसे बड़ी चुनौती आती है परिवार और समाज का लगातार बढ़ता हुआ दबाव। इनमें शामिल है आपके
खुद के आसपास के जो है सिलेक्ट होने वाले आपके साथी, स्टूडेंट्स और रिश्तेदार। घर वाले तो ताने में बोल देते हैं, आपका भला चाहते हैं, लेकिन रिश्तेदार वाकई में टॉन्ट करके बोलते हैं, है ना। उससे कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है बच्चे का। ये समस्याएं फेस करते हैं। समय के साथ मन की स्थिति कैसे बदलती है? शुरुआत में जब आप तैयारी करना शुरू करते हो, नई ऊर्जा रहती है, और समय के बाद आपको पता लगता है यार ये तो बड़ी लंबी स्ट्रगल है, असली संघर्ष। बाहरी दबाव शून्य, भाई माँ बाप मोटिवेट करेंगे, अरे मेरा बेटा तो एसएससी की तैयारी करेगा, इंस्पेक्टर बनेगा, टैक्स वसूलेगा, सपोर्ट करते हैं, पैसा भी देते हैं खर्च करने के लिए। उसके बाद सिलेबस पहाड़ जैसा लगने लगता है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी आपके मॉक टेस्ट में या परफॉर्मेंस पेपरी में अच्छी नहीं होती उसके बाद, ठीक है। दूसरों से तुलना नहीं होती स्टार्टिंग में, काहे तो किसी से तुलना करनी, लेकिन 1-2 साल बाद लाइब्रेरी में गांव मोहल्ले के लड़कों से तुलना होती है, यूट्यूब पे इतने सारे सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यू होते हैं, उनसे तुलना होती है, कंपटीशन का डर हावी होता है। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस चरम पे कि हम ही तो बनने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे की सफलता भी चुभने लगती है। ये होता है बच्चों में। हम अगर बताते हैं ना कि भाई ये लड़का 20 साल की एज में सिलेक्ट हो गया, तो जो 3-4 साल बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो लिटरली कमेंट में आके अभद्र गालियां देने लगते हैं, क्योंकि वो उस मतलब अपने तो असफल होने से तो दुखी हैं ही, वो इससे ज्यादा दुखी हैं कि ये लड़का कैसे जल्दी एज में सिलेक्ट हो गया। और होते हैं बेटा, ठीक है जी। स्टार्टिंग में पढ़ाई करना आसान लगता है क्योंकि टीचर इजी चीजों से पढ़ाना शुरू करता है ना, लेकिन जब असली माल जब आता है, असली जब कंटेंट आता है, तब जो है फुकफुकी सी होती है ना। खुद की काबिलियत पर शक शुरू हो जाता है कुछ समय के बाद। ये चीज है। अब फैमिली प्रेशर के 4 अलग अलग क्या रूप आते हैं। सीधा दबाव, कब तक पढ़ेगा रे, कुछ काम क्यों नहीं करता, चल यहां कोई प्राइवेट जॉब भी कर ले जाके, कोई चल कोई ट्यूशन पढ़ा ले, ये काम कर ले, है कब तक खर्चा उठाते, इतना खर्च हो रहा है, रिजल्ट कहां है। ये सवाल जब कानों में सुनाई देता है ना डेली की डेली, अब मांग रहे हो 2 साल से पढ़ रहे हो, फिर भी लाइब्रेरी के पापा से पैसा मांग रहे हो कि 1000 रुपए दे दो, लाइब्रेरी की फीस देनी है। फिर पिताजी बोलते हैं ये बात, कब तक लाइब्रेरी जाएगा, है। फिर तुलनात्मक दबाव, देखो शर्मा जी का बेटा सिलेक्ट होगा, तुम्हारे दोस्त नौकरी कर रहे हैं, तू कब करेगा, है ना। ये समस्या है। अभी इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। आर्थिक दबाव, भाई घर की स्थिति कमजोर है, भाई हमारे देश में सरकारी नौकरी की तैयारी कोई अमीर माँ बाप का बेटा तो करेगा नहीं, वो तो व्यापार करेगा। जो गवर्नमेंट जॉब करने के बारे में सोच रहा है वो लोअर मिडिल क्लास ही बैकग्राउंड से आता है, तो और लड़का है ज्यादातर, उसको अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारनी है। फिर कोचिंग का, किताबों का बढ़ता हुआ बोझ है, ठीक है। हालांकि आजकल तो कोचिंग बहुत सस्ती हो गई और किताबों की जरूरत भी नहीं है ना। ये बहुत पहले बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी भी, भावनात्मक दबाव, माता पिता की अनकही चिंताएं, उनकी चुप्पी और व्यवहार में छुपा हुआ डर, क्योंकि किसी के घर में कोई लोन चल रहा है, किसी को बहन की शादी करने, किसी को मकान बनवाना है, किसी को कर्जा उतारना है, किसी को गरीबी चुभने लगती है, अलग अलग समस्याएं हैं। ये सब समस्याएं जो छात्र जीवन में झेलता है। अब परिवार के दबाव को संभाला कैसे जाए। सबसे पहले अपनी स्थिति और परीक्षा की लंबी प्रक्रिया की वास्तविकता परिवार को समझाएं। कभी भी ये ना कहें नए बच्चे भी कि मम्मी पापा मैं तो पहले अटेम्प्ट में नौकरी पा लूंगा। जब आप नहीं पाते तो उनको दुख होता है, बच्चों उनको समझा दें कि हाँ 1-2-3 साल तक भी मुझे यहां पे घिसना पड़ सकता है। तो माँ बाप को भी अपने साथ साथ पेशेंस करवाने की आदत डालें, उनसे संवाद करें कि हर किसी की जो है संघर्ष अलग है। करोड़ों की आबादी में कुछ लाख बच्चे तैयारी करते हैं, उसमें से कुछ हजार ही सिलेक्ट होते हैं, उनमें से मैं एक बन पाऊं, है ना। उसके लिए समय लग सकता है और मेहनत तो लगेगी लगेगी। आर्थिक योजना, अगर संभव हो मेरे प्यारे भाई, आप 1-2 वर्ष से अधिक तैयारी कर रहे हो तो फिर घर में या लाइब्रेरी के सहारे ना बैठे, बाहर निकलें, पार्ट टाइम जॉब करो। यह बिल्कुल महाबेवकूफी है मेरे प्यारे दोस्त कि आप 3-3, 4-4 साल से घर पे पड़े हुए हो, खाना ठूस रहे हो और पढ़े पड़े हो। घर से बाहर निकलिए, पार्ट टाइम जॉब करो, घर वालों का आर्थिक बोझ कम करो, ना हो सके तो ट्यूशन ही पढ़ाओ। आपको पता है नोएडा दिल्ली में अगर आप आके पढ़ाओगे ना, 4 घंटा का ट्यूशन पढ़ाओगे तो पर डे का बता रहा हूं, पर डे का 3000 रुपया कमाओगे कम से कम, पर डे का, पर डे का। लेकिन उसके लिए क्या, घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, जगह जगह भटकना पड़ेगा, है। मेरा बच्चा भी ट्यूशन पढ़ता है, तो आती उसकी मैडम इंग्लिश सिखाती है, 4 लैंग्वेज आती है उनको।
तो पर आवर का 1500 रुपए, पर आवर का 1500 रुपए। उस लेवल का कैलिबर अपने अंदर क्यों नहीं लाते आप? हैं? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो सरकारी नौकरी छोड़ के ट्यूशन पढ़ा के ज्यादा अच्छा कर रहे हैं जीवन में। तो पार्ट टाइम जॉब करें, बैकअप प्लान, एक वैकल्पिक योजना होनी चाहिए। यह परिवार और आपको मानसिक शांति देती है। बहुत से बच्चे अड़िग हो जाते, यही करूंगा वरना कुछ नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई भाई? आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे के फॉर्म नहीं भरते, क्यों नहीं भरते? रेलवे का भी दीजिए फिर पेपर, है कि नहीं बच्चों? तो प्लान बना के रखिए, ठीक है। तुलना से बच्चे यह स्वीकार कर लो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि हर किसी की यात्रा अलग है। समझा ना बच्चे? कोई कम एज में ही जो है प्रधानमंत्री बन जाता है, 35 साल की एज में, 50 साल की एज में परलोक चला जाता है। और कोई जो है 70 साल की एज में शुरू करता है ट्रंप की तरह, और पूरी दुनिया को परेशान करता है बिल्कुल अंत तक, है कि नहीं? तो हर किसी की यात्रा अलग अलग है। बार बार असफलता का मानसिक चक्र। अब ये चक्र चलता है बेटा, पढ़ाई शुरू करी, 2-3 साल लगातार मेहनत करी, रिजल्ट नहीं आया, प्री निकलना है, मेंस में अटक जा रहे हैं। उसके बाद अपने ऊपर भी डाउट होने लगता है, क्या मैंने समय बर्बाद कर दिया, क्या मुझसे कभी कुछ होगा ही नहीं? ऐसे चलता है, ओवर थिंकिंग शुरू होती है। और जब बच्चा ओवर थिंक करने लगता है स्टूडेंट, उसकी एफिशिएंसी बहुत खतरनाक लेवल पर डिग्रेड होती है। होते कि नहीं? पढ़ाई से ध्यान हटता है और कॉन्फिडेंस खत्म होता है। यह चक्र चलता रहता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग, अतीत और भविष्य के बीच की उलझन। अब देखो, दो चीजें हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है प्रेजेंट में, पीछे 2 साल खराब कर चुका है, आगे भी एग्जाम है, क्योंकि सरकारी नौकरी के पेपर एक सतत प्रक्रिया है, हर साल हर वर्ष होनी है। ये बोर्ड का पेपर नहीं है कि जीवन में एक ही बार देने का मौका मिलेगा बच्चे अच्छे से, है कि नहीं भाई? यहां पे मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी ये सवाल रहा, भविष्य अगर आगे भी सफलता नहीं मिली, ये सोच सोच के अपना वर्तमान खराब करते रहते हैं। वर्तमान की एफिशिएंसी, मानसिक स्थिति पूरी तरीके से खत्म है। जो बीत गया वो बीत गया, भविष्य में असफलता मिलेगी ये मत सोचो, भविष्य में अच्छा करूंगा, इसलिए वर्तमान में मेहनत करो। और देखिए, मैं फैक्चुअली बता रहा हूं, बहुत से बच्चे उस राइट कंटेंट से पढ़ ही नहीं रहे जिस राइट कंटेंट से पढ़ के सिलेक्शन होता है। बच्चे बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज लेवल के टीचर से और बिलो एवरेज स्टैंडर्ड का कंटेंट पढ़ते हैं ज्यादातर, जो कई साल तक अटके रहते हैं। ये फैक्ट बात है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए बच्चों का अपना एक आईक्यू है ना, एक ऑरा बनाना पड़ता है। वो ऑरा मीठे मीठे सवाल करके, है ना, हल्के हल्के सवाल करके, बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें पढ़ के नहीं होता। बेसिक प्लस हाई लेवल दो चीजें होती हैं। पेपर में बेसिक ही पूछा जाता है 70%, और मॉडरेट और टफ चीज आते हैं 30%। जितना 70% बेसिक पढ़ने में समय लगता है, उतना ही 30% मॉडरेट और टफ पढ़ने में समय लगता है। लेकिन वो समय देता है ही नहीं बच्चा बेसिक ही 70% पढ़ता है केवल, और कट ऑफ लगती है 80% में। यही कारण है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और इसके जिम्मेदार बहुत सारे वो टीचर्स हैं जो बच्चों को केवल मीठा मीठा, हल्का हल्का और बहुत मामूली कंटेंट पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और बच्चा ये जज ही नहीं कर पाता कि कौन टीचर मेरे काम का पढ़ा रहा है जिससे मेरा सिलेक्शन हो पाए, हैं जी। ओवर थिंकिंग के जाल से बाहर निकलने के लिए 4 कदम है कि वर्तमान पर फोकस करें, लिमिटेड थिंकिंग रखें। ओवर थिंकिंग पास्ट या फेलियर की होती है। खुद से केवल एक सवाल पूछो, आज मुझे क्या करना है, जो गया वो गया। पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दो, अगर ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही, कम से कम खुद का खर्चा तो निकलेगा, मां बाप को नहीं दे पाओगे। जिस दिन आप खुद का खर्चा भी निकालने लायक होगे ना पढ़ाई के साथ साथ, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। दिन में केवल 15-20 मिनट ही सेल्फ जो है मेरे मंथन करें, पूरे दिन अपना टाइम खराब ना करें, मुश्किल से 15 मिनट। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर दें, दूसरे की देखकर तुलना करने से बचें, बिल्कुल अवॉइड कर दें। और खासकर इंस्टाग्राम बिल्कुल अवॉइड कर दे। यूट्यूब पे भी वही चीज देखें जहां आपको पढ़ाई की कंटेंट मिल रहा है। फिजिकल एक्टिविटी करें, हालांकि मैं कुछ नहीं कर पाता, पर मैं बच्चों को जरूर सजेस्ट करता हूं, क्योंकि आपको मेरे जितनी मेहनत नहीं करनी भाई, ठीक है। मेरे जितनी मेहनत करने की जरूरत नहीं किसी वालों को नौकरी लेने के लिए। रोज 20-30 मिनट वॉक या हल्की एक्सरसाइज करें, यह दिमाग को शांत करता है। ये डेली रूटीन, हर विद्यार्थी का रूटीन होना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज और डेली 20-30 मिनट की वॉक। अब अपने जो है इनर वॉइस को बदलें। इनर वॉइस जो 2-3 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्या उसके अंदर आवाज आती है? जो नकारात्मक सोच रहा है, पहले तो उसे पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, यहां तक का सफर तय करें।
बहुत फर्क है बेटा, बहुत। ओनली आई कैन डू इट, ये अपने अंदर लाइए तब जाके कुछ होगा। मैं फेल हो गया, अरे फेल नहीं हुआ, मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं। मैंने अपने 3 साल बर्बाद कर दिए, अरे मैंने ज्ञान और अनुभव भी तो जुटाया है, ठीक है। और लिमिटेड पेपर ना दे बच्चा, केवल कुछ ही 2-4 पेपर पे लगा रहता है। आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, सिलेक्शन फेज, रेलवे के 6-7 पेपर हैं, स्टेट एग्जाम है, DSSB के पेपर हैं। जब एक बार आप अच्छे, और ये सभी एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम है, लेवल तक लगभग सेम है। एक बार अगर आप ढंग से पढ़ के इन सभी एग्जाम को देंगे, 100% कहीं ना कहीं सिलेक्शन होंगे। अब प्रॉब्लम आते है कि सर इतने सारे फॉर्म भरने की फीस कौन देगा, माँ बाप से कैसे मांगे, कौन मांग रहा है बेटा, खुद कमाइए, खुद करिए, है ना। अपने साथी स्वयं बने, भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, अपने दीपक स्वयं बनो। समझ में ना बच्चों, बहुत सपोर्ट कर दिया माँ बाप ने, अब खुद भी कुछ करो। मैं जो है, अगर मैंने भी बीटेक करी है भाई, बीटेक करने तक मैं पूर्णतः अपने माँ बाप, अपने दादा पे आश्रित था, लेकिन बीटेक करने के 1 महीने के बाद मैंने अपने माँ बाप से 1 पैसा नहीं मांगा, क्योंकि मेरे अंदर वो जुनून था जो आजकल के बच्चों में मिसिंग देखता हूं, बिल्कुल खत्म ऊर्जा देखता हूं मैं, है। एग्जाम प्रेशर को कम करने के प्रैक्टिस के तरीके देखो, अगर आप 1-2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो ये बात कंफर्म है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कसर और कमी कहां रह गई है, या तो आपने अच्छे ब्रांडेड लेवल के सवाल नहीं करे हैं, और आपकी कमी है सेल्फ प्रैक्टिस में, बढ़िया प्रैक्टिस में आपकी कमी है। तो भैया आप टाइम टेबल बना के पढ़ो, और ऐसा रूटीन बनाओ जिसे वाकई में फॉलो किया जा सके, ना कि जो सिर्फ देखने में अच्छा लगे। कि 2-3 साल तैयारी कर चुके बच्चे को 10 घंटे घिसने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चे। मॉक टेस्ट में फेल होने के डर से बचें, इससे परीक्षा नहीं बल्कि अपनी कमियों को पहचानने की प्रैक्टिस समझे। मॉक टेस्ट ही सबसे जरूरी है। मॉक टेस्ट, बच्चा केवल मैराथन चैप्टर वाइज लगा पड़ा, केवल बेसिक देख रहा है। बेसिक काफी नहीं है सिलेक्शन होने के लिए, बेसिक क्लासेस को लात मार के बहुत आगे बढ़ना होता है बच्चे को। क्या जरूरी है, प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। छोटे गोल्स बनाओ, पूरा सिलेबस देख के ना डरें, डेली छोटे छोटे टारगेट तय करें, उनको पूरा करके कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, लेकिन ब्रेक मोबाइल का बिल्कुल ना लें। लगातार पढ़ाई बर्नआउट तो लाते, बीच बीच में ब्रेक लें, जैसे खिड़की के से बाहर झांक लिया, वॉक कर ली, छत पर घूम लिए, ठीक है ना बच्चे। किसी से फोन कॉल या चैटिंग या इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉलिंग बिल्कुल ना करें, ठीक है बच्चों। अब आप कहोगे सर हमें प्रैक्टिस कहां से करें, कितनी किताब खरीदें। कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारी एप्लीकेशन है सबके फोन में, टेस्ट रैंकिंग, आप जाइए। टेस्ट रैंकिंग पे मैंने अलग से फ्री टेस्ट में बूस्टर बनाए, मैथ स्पेशल, वोकैब का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, जीके का, स्टैटिक जीके का और साइंस स्पेशल। यहां हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं टेस्ट फॉर्मेट में। जैसे मैथ स्पेशल बूस्टर में परसेंटेज के 50-50 क्वेश्चंस के 100-100 नंबर के 45-45 मिनट के टेस्ट हैं। इसी तरीके से हर एक चैप्टर के टेस्ट मिल जाएंगे आपको। यहां से आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाएं, और प्रीवियस सर के पूरे 5 साल के मॉक टेस्ट फ्री हैं। वो समय चला गया प्यारे बच्चों, ठीक है। और अब तो बच्चों हमने एक चीज और की है, आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे, यहां पे लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में हम हर संडे बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, ठीक है भाई। ये देखिए ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट हम करवा रहे हैं, हम टीचर्स बना रहे हैं, आप ये टेस्ट लगाइए, है ना। क्योंकि जो देखो बेसिक की क्लास कितना पढ़ा रहा है, 10 लाख 20 लाख बच्चा, टेस्ट तक कितना पहुंच रहा है, 30,000 40,000 बच्चा। सारा बच्चा तो बीच का डेड ही है, वो उसका कुछ नहीं होना। जो टेस्ट लगा रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो पूरा सिलेबस उधेड़ रहा है, वही कुछ पा रहा है। तो आप हर संडे हमें जो स्कॉलरशिप टेस्ट कराते फ्री में कंडक्ट, इसको जरूर लगाओ, ठीक है बच्चे। अब सबसे जरूरी बात खुद को समझना, मैं बार बार समझा रहा हूं, हर विद्यार्थी की यात्रा अलग होती है। किसी का सिलेक्शन 1 साल में, किसी को 3-4 साल लगता है, और किसी का होता ही नहीं है, ये भी फैक्ट है, ठीक है ना। खाली हाथ जाता है बेटा, और एक खाली हाथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भी जाता है बच्चा। कोई आदमी अपना व्यापार बिजनेस शुरू करता है, उसमें भी जाता है ना। या फिर बहुत ही लो और मीडियोकर, बिलो 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 एवरेज लाइफ आदमी जीता है, ठीक है बच्चे। तो अपनी तुलना सिर्फ और सिर्फ खुद से करें, बाकी किसी से कोई तुलना ना करें। आप दूसरे से मोटिवेशन जरूर लें, आप दूसरे की बढ़िया स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करें, लेकिन उससे कंपेयर बिल्कुल ना करें, ठीक है बच्चों। कोई आदमी अगर साल में 10 करोड़ का धंधा कर रहा है, वो भी सक्सेसफुल है। अंबानी साल भर में 10 लाख करोड़ का धंधा कर रहा है, वो भी सक्सेसफुल है। कोई भी कमतर नहीं
है कि नहीं बच्चे? तो निष्कर्ष यही है कि सफलता बड़ी थोड़ी देर से मिले चाहे, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना है। और यह अन्याय है कि कोई आदमी जीवन भर संघर्ष में रहे। ठीक है बच्चे? सही दिशा में की गई निरंतर मेहनत हमेशा रंग लाती, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बच्चे को इतने मौके मिलते हैं अगर वो फॉर्म भरे, ठीक है बच्चे, और एक बार अच्छे से सिलेबस पूरा कर ले, ढंग की मेहनत करे, तो सिलेक्ट होता ही होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं। कल ही एक स्टूडेंट आए, 13 उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। आप देखना यहां पे हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी जेलर बने, मैंने उनकी फोटो भी डाली है यहां पर। ये जेलर बने तिहाड़ जेल में। 26 वैकेंसी थी मात्र पूरे देश में। आपको पता चला इस वैकेंसी के बारे में? नहीं पता चला। इन्होंने फॉर्म भरा। ये कहते हैं कि मैं तो हर फॉर्म भरता था सर, महीने में 3-3 4-4 पेपर देने जाता था, है? और इन्होंने सारे, जब इन्होंने साल भर में 100 पेपर दे दी, मतलब इन्होंने 3-4 साल में 100 पेपर दे दिए, 13 नौकरी उसमें से निकाली, और ये मन की जॉब थी क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग टाइप की है? और ये तिहाड़ जेल में जेलर बने। ठीक है बच्चों? तो मौका मिलता है, बस आपको सही दिशा मेहनत करनी है। दबाव आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। दबाव में अगर आप दब गए तो काहे के तुम मजबूत आदमी और जवान लौंडे हो भाई? खोखले हो फिर तो अंदर से, है? और खोखले आदमी की देश को जरूरत नहीं। हमारा देश वैसे ही खोखला है, मजबूत आदमियों की जरूरत है। ठीक है ना? बस दबाव संभालना आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों। और जो बच्चे फ्रेशर हैं या बिगनर हैं, या जिनको ये लगता है कि मैंने हल्का कंटेंट पढ़ा है, असली तगड़ी चीज तो मुझे मिली ही नहीं है, तो भाई मैं उसको सलाह दूंगा, एक बार सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर सिलेक्शन बैच वीओडी में, रिकॉर्डेड क्लास में, लाइव क्लास ना देखे बेटा, रिकॉर्डेड क्लास बेस्ट है। अमन सर से अंग्रेजी पढ़ के, बलराम सर से तगड़ी वाली जो लेटेस्ट करंट में चली है रीजनिंग पढ़ के और गणित पढ़ के देखें प्यारे दोस्त, आपको पता लगा कि वाकई में सिलेक्शन लेने के लिए किस लेवल का कंटेंट बच्चे के पास तक पहुंचना चाहिए। ठीक है ना मेरे भाई? तो बहुत जरूरी है। ये बहुत थोड़ी सी फीस में आपको बैच मिल जाएगा। अगर आप सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कर चुके हैं तो प्रैक्टिस हम यूट्यूब पे करवाते हैं, आप उसी को फॉलो करो केवल। ठीक है ना बच्चे? चलिए, तो ये मेरी तरफ से कुछ गाइडलाइन थी प्यारे बच्चों। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको जल्द से जल्द सफलता मिले और किसी की भी मेहनती बच्चे को कई साल तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में संघर्ष ना करना पड़े, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।